अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की चंद रोज की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सानेहा साहिवाल पर पंजाब हुकूमत की बनाई गई JIT को मकतूलीन के अहल खाना ने मानने से इनकार कर दिया और ना ही इसके सामने पेश हो रहे हैं। आज मकतूल खलील के भाई ने JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। उन्होंने अपनी दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को फरीक बनाया है और अदालत से दरखास्त की है कि JIT को कल अदम करा दिया जाए और वाक़े की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। सानेहा साहिवाल में जाम बहक अफराद के वरसा का मौक़िफ़ है कि उनके घर वालों को पुलिस एहलकारों ने मारा और पुलिस ही JIT में शामिल है, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? इसीलिए वो JIT से ताउन भी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब JIT ने मकतूल खलील के भाई और वाक़े के ऐनी शाहिदीन को बयान रिकॉर्ड करवाने और मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए तीसरे रोज़ भी तलब किया, लेकिन वो JIT में पेश नहीं हुए क्योंकि वो इस कार्रवाई को तस्लीम नहीं कर रहे। अलबत्ता गिरफ्तार CTD एहलकारों से JIT की तफ्तीश सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के ज़राए की इब्तदाई तफ्तीश में तमाम गिरफ्तार एहलकार फायरिंग से ही मुकर गए। इतनी हैरान कुन बात है ये। JIT अरकान ने गिरफ्तार CTD एहलकारों से पूछगिछ की है। ज़राए के मुताबिक JIT ने CTD के गिरफ्तार इन एहलकारों से पूछा कि फायरिंग किसने की, जिस पर CTD एहलकारों का जवाब था कि फायरिंग उन्होंने नहीं की, बल्कि कार सवार अफराद अपने मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। JIT ने सवाल किया कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। मुल्ज़िमान ने बताया कि उन्हें किसी ने हुक्म नहीं दिया, सिर्फ दहशतगर्दों की फायरिंग पर जवाबी फायरिंग की थी। सानेहा साहिवाल की अभी तफ्तीश जारी है और तफसीलात आना बाकी है। हम इस वक्त बात करेंगे मकतूल खलील के भाई जलील और मकतूल ज़ीशान, जिसे CTD दहशतगर्द करार दे रही है, उनके भाई एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं। जलील साहब, एहतशाम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तकलीफ़ और जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं उसको अल्फाज में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, और जो कुछ वाक़े के फ़ौरन बाद हुआ था उसमें बच्चों से बात की गई थी, तो इसीलिए उसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। उस पर तनकीद हुई मीडिया पे और शायद इससे बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो कुछ उन मासूम बच्चों ने कहा उससे बहुत मदद मिली बहुत बड़े हकाइक से पर्दा उठाने में। जलील साहब, सबसे पहले आप अगर बता सकें कि वो तीनों बच्चे अब किस हालत में हैं, क्या किसी हद तक उन्हें तसल्ली मिल सकी है? आपकी बात हुई बाकी लोगों की उनसे? देखें जी, अब तो जिस बच्चों के सामने जिस बेदर्दी से उसके माँ बाप बहन को शहीद कर दिया गया हो, तो आप वो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके ऊपर कैसी क़यामत बीती होगी। तो अल्लाह का करम है, बहुत मेरे मालिक का एहसान है कि अब वो पहले से बेहतर है। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो जो खौफ वो डर है वो कहते हैं बार बार, चाचू मेरे बड़े भाई को बड़े पापा कहते हैं, बड़े पापा, मामा, तो पापा और आप ही किधर हैं, उनको ला के दो। हम तो शादी पे जा रहे थे, तो हम तो रास्ते से वापस आ गए। देखिए, जो बयान बच्चे ने पहले दिन से दिया है आज भी उसका बयान वही है। ये जो लोग अपने आप को बहुत तीर मार समझ रहे हैं, मैं पहले नहीं अब कह रहा हूँ कि बच्चा फूल जैसा होता है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। आप कहते हैं उसने तोड़ मरोड़ कर बयान दिया, भाई उनके पास कौन था? मैं था या मेरे और कोई? उसके पास उसकी छोटी और उससे छोटी नन्ही मुन्नी बहनें थी, जो वो छोटी से बड़ी कह रही थी, भाई इनको कहीं को कहें कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दे। ठीक है, जब इन्होंने गाड़ी से बाहर निकाला है, वो बच्चे पानी की भीख मांग रहे थे, इन काफरों ने उनको पानी तक नहीं दिया। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने वाक़या करबला याद करा दिया है कि इनके भी छोटे बच्चे होंगे, खुदारा ऐसा ना करें। तो बच्चे झूठ नहीं बोलते, बड़े झूठ बोल सकते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। जलील साहब, लेकिन बहुत हद तक वाज़ेह है बहुत सारे लोगों के लिए कि CTD एहलकार झूठ बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं, उन पर किसी किस्म की फायरिंग के कोई सबूत नहीं है, कौल नहीं मिले गोलियों के। बहुत से सवालात हैं, आपने बहुत हकाइक सामने रखे हैं, लेकिन बच्चों ने ये बताया कि उनके पापा ने ये कहा पुलिस एहलकारों से उस वक्त के पैसे ले लो, गोलियां हम पर मत चलाओ। इससे ये लगता है कि दोनों गाड़ियां वहां रुकी और उन CTD एहलकारों और आपके भाई की फैमिली और ज़ीशान, इनके दरमियान कोई बातचीत हुई वहां पर? बच्चों ने इस बारे में कुछ बताया कि क्या बात हुई, किस तरह उन्हें रोका, ये कितना वक्त था, इस दौरान क्या कुछ हुआ वहां पर? जो कुछ उनको याद है उन्होंने आपसे शेयर किया हो इस बारे में।
जी जी, वो कहते हैं कि जब वो आए हैं उन्होंने गाड़ी को हिट किया, गाड़ी फुटपाथ की तरफ जाके लग गई। ठीक है, तो आते ही उसने जीशान को फायर किया, जीशान मौके पर ही दम तोड़ गया। फिर बाद में फायरिंग रोक दी गई। तो वो एक आदमी कह रहा था बेटा कि चाचू, एक आदमी वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। इतने में ही पापा ने कहा कि यार अगर पुलिस वाले हो तो हमारे जो भी है हमारा ले लो, हमारी गाड़ी की तलाशी ले लो, पैसे ले लो, जो आपको चाहिए ले लो, खुदारा ये फायरिंग ना करो, हमें मारो ना। तो इतनी ही देर में उन्होंने फिर फायरिंग कर दी। बच्चे भी बीच में गाड़ी में थे। तो भाई ने वो बेटी बड़ी थी मनीबा, उसको ऐसे बढ़ाया था झोली के, फ़ौरन नीचे गिरा के उसके ऊपर वो खुद गिर गए। साथ पीछे भाभी बैठी थी और छोटी बेटी मनीबा थी और हुमैर था, उसके साथ ही रिबा थी। तो भाभी ने फ़ौरन वो बच्चों को, छोटों को नीचे गिरा लिया, उसको अपना आप उनके ऊपर कर दिया कि बच्चे बच जाएं। तो इन्होंने जालिमों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हुमैर को फायर लगा है, उसको भी लगा है। तो ये खुद ही देख लें कि हो क्या रहा है। ये तो सवाल हमें करने चाहिए इनसे, हुकूमत से, जिन्होंने ये किया है कि ये हुआ क्या है और हो कैसे हुआ है। जलील साहब, जो फौरन कुछ देर बाद वीडियो उसमें था कि बच्चों को पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया उन पुलिस एहलकारों ने, और उसके बाद फिर किस तरह आपको पता लगा, बाद में आकर पुलिस लेकर गई, क्या वाकई ऐसा ही हुआ? पंप के नज़दीक तरीन नहीं छोड़ा गया। ठीक है, उन्होंने जब ये 4 लोग एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने गाड़ी से निकाला, बच्चों को अपने डाले में डाल के कहीं दूर ले गए। वो पंप से 4 किलोमीटर आगे पीछे कोई चीज़ नहीं थी, जंगल था, वहाँ बच्चों को फेंक दिया गया। हुमैर को फायर लगा हुआ था, वो बेटी की तस्वीरें भी आपने वीडियो भी शायद देखी होगी। तो फिर वो कोई राहगीर चलता हुआ, एक लेडीज़ और एक जेंट्स था, उन्होंने आगे पूछा बच्चों किसी की क्या बात है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, हो गया है। तो उन्होंने पंप पे जाके उन्होंने छोड़ दिया कि ये बच्चे ऐसे ऐसे, इसको हादसा हो गया है, इससे पूछे क्या है। उन्होंने ये बयान दिया कि वो ऐसे हमारे पापा, मामा और वो जीशान अंकल को इन्होंने, पुलिस वालों ने फायर करके शहीद कर दिया गया है और हमें भी फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। तो इतने में ही वो पंप वालों ने पानी शानी वो पिलाया और इतने में फिर भी ये लोग गाड़ी लेके आ गए, उठा के इन्होंने हॉस्पिटल में जाके फेंक दिया। और वो डेड बॉडियों जो इन्होंने उधर से उठाई थी, वो लोग बता रहे थे उधर कि ऐसे इन्होंने फेंक रहे थे जैसे वो अल्लाह ना करे औज़ुबिल्लाह, कि इतनी बेहुरमती की गई है कि ये तो अल्लाह को जवाब देगी, हमें तो देना ही देना है, अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने किया क्या है। 7 घंटे बाद डेड बॉडियाँ हमें मिली हैं, 7 घंटे बाद, 7 घंटे वो भी ज़ोर चीख कर रोने पड़ने के बाद 7 घंटे बाद इन्होंने डेड बॉडियाँ दी हैं। ये ऑलरेडी टेम्परेरी ही करते आए हैं, ये पता नहीं डेड बॉडी के साथ। और जो छोटी वरीबा थी, उसके काल की बालियाँ थी ऐसे, इसने इन दरिंदों ने खींची हैं, उसके कान जो वो ऐसे करके वो सारे वो नोच लिए थे कि वो भी देखने के काबिल नहीं थे। एक एक अमल सितारों का दिल दहला देने वाला है, होश उड़ा देने वाला है। एहतशाम, आपके भाई के बारे में आप कह चुके हैं, आपकी वालदा ने जिन अल्फाज में मुतालबा किया कि अव्वल तो वो दहशतगर्द नहीं, और अगर वो दहशतगर्द थे भी ज़ीशान तो उनको ज़िंदा क्यों नहीं पकड़ा गया। और आप खुद पुलिस सर्विस का हिस्सा बने, आपने कहा उस वक्त ऐसी कोई बात किसी किस्म की सामने नहीं है। सेनेट कमेटी के सामने आपने क्या रखा है, इस वक्त आप क्या कह रहे हैं? मुतालबा आपने अपने भाई के हवाले से, तहकीकात के हवाले से? मेरा ये मौक़िफ़ है कि मेरा भाई एक शरीफ इंसान था, 5 वक्त का नमाजी था, इधर ही हम 25 साल से मुकीम थे। तो वो अगर मशकूक था तो पकड़ते, वेरिफिकेशन करते, हम खुद उन्हें जो मांगते हम देते। ये क्या तरीका उन्होंने किया दरिंदगी वाला, वो अब अपना जुल्म छुपाने के लिए दहशतगर्दी का लेबल लगा रहे हैं। एहतशाम, ये तहकीकात की तरफ अगर आए कि आप JIT से मुतमईन नहीं हैं, आप उस तहकीकात का हिस्सा नहीं बनना चाहते, खुद आप पुलिस सर्विस का हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी अभी आपने हाई कोर्ट से रुजू किया है। बुनियादी वजह क्या है आपकी तरफ से कि JIT इसकी तहकीकात नहीं करे बल्कि सिर्फ जुडिशल कमीशन बने?
क्योंकि ये पुलिस वालों ने किया तो पुलिस वाले इसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो ये कैसे उनके खिलाफ लिख सकते हैं? ये जहाँ तक उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। जलील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे JIT और जुडिशल कमीशन के मुतालबे के हवाले से? जो कत्ल करने वाले हैं, ठीक है, वो ही तफ्तीश करने लग जाएं तो आप इंसाफ से कैसे इंसाफ मिलेगा आपको? आप तवक्का भी नहीं कर सकते कि ये इंसाफ दिला सकेंगे हम, कि ये तो खुद ही बचाने लगे हैं और मारने लगे हैं। इससे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई हमें इंसाफ दिलाएंगे। ये तो हमें ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं। कभी रात को 2 बजे नोटिस लेके आ जाते हैं पुलिस वाले, कभी 3 बजे आ जाते हैं। तो ये तो हमें घसीट रहे हैं सड़कों पर, और घर को भी चैन से नहीं बैठने दे रहे। घर में वालदा है, बीमार है, बच्चे हैं, उनका भी ट्रीटमेंट का मसला है, और भी मामलात हैं। समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या, जाएँ तो जाएँ किधर, कौन सा दरवाज़ा खड़काएं जिधर से इंसाफ की तवक्का हो। हमने भी और लोगों ने भी मीडिया में कि कैसा दहशतगर्द है, कैसा इल्ज़ाम है ज़ीशान पर दहशतगर्दी का, कि उसके ऊपर सबूत ढूंढने के लिए 1 महीना चाहिए इंतज़ामिया को, पुलिस को। ख़ानदान का रद्द-ए-अमल क्या है? आपकी वालदा ने कहा कि दहशतगर्दी का लेबल, उनकी बेटी भी है ज़ीशान की, एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह बात होगी, इसीलिए भी फौरी इंसाफ का मुतालबा है। बाकी ख़ानदान के लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? वो और ऊपर से उनका यही कि वो भी सारे बड़े अफसोस में मुब्तला हैं कि ये क्या बना दिए इन्होंने हमारे साथ। ये कुछ समझ ही नहीं आया, हमारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया, और ऊपर से लेबल लगा रहे हैं। और सबूत ये कौन सा, मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ, वाहिद दहशतगर्द है जिसको मारने के बाद उसके खिलाफ सबूत ढूंढे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, और शवाहद ख़त्म किए जा रहे हैं जो मौके पर मौजूद थे। जलील साहब, कई चीज़ें अपनी जगह होगी आपकी, लेकिन इस बात पर आप पर उम्मीद है या मुतमईन है कि अगर आपका मुतालबा जुडिशल कमीशन बनाने का पूरा होता है तो उसके ज़रिए से तहकीकात ठीक हो सकेंगी, आपको इंसाफ मिल सकेगा और इस बात का तयन हो सकेगा कि आखिर क्यों ये जुर्म सरजद हुआ? जी, हमें नज़म है कि हमें अदालतें इंसाफ देंगी, क्योंकि इंसाफ अदालतों ने देना होता है, पुलिस वालों ने नहीं देना होता। तो इसलिए हमने रुजू किया है कि प्लीज़ ये अदालती कमीशन बनाया जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी है, जिसने भी किया है, तो वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। जलील साहब, और से मैं बात जानना चाहता हूं, और हमें मालूम है और लोगों ने पूछा, हामिद मीर साहब ने भी आपसे पूछी थी ये बात, कि आप पर कोई दबाव तो नहीं है, कोई आपको खौफजदा तो नहीं कर रहा, कोई डरा तो नहीं रहा? पहले पूछा था, अब क्या ऐसी सूरत हाल तो नहीं है? CTD के एहलकार, इंतज़ामिया, पुलिस या हुकूमत में से कोई आप पर दबाव डाल रहा हो कि आप पीछे हट जाएं अपने मुतालबे से और इस सारे वाक़े पर आवाज़ ना उठाएं? जी, अभी तक तो हमें कोई दबाव नहीं है। सिर्फ है तो जो GTI जो बनी है कमेटी, उनकी तरफ से है। को वो रात को भी हमें चैन से बैठने नहीं दे रहे। रात को कभी पुलिस वाले 2 बजे भेज देते हैं, ये फलां नोटिस आ गया है, इस पे साइन करें, ऐसा करें, ऐसा करें। तो अभी तक कोई ऐसा हमें नहीं है, ना किसी का दबाव है, ना हमें कोई कॉल आई है। तो जो सिर्फ तो है ये कमेटी की तरफ से है, जो GTI जो बनाई है। एहतशाम एक है, हम सब जानते हैं कि पुलिस अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने की कोशिश करती है, कोई भी हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े इसके लिए। आपके केस में ऐसा तो नहीं हो रहा? CTD एहलकार या पुलिस एहलकार आप पर दबाव डाल रहे हों, आपको डरा धमका रहे हों? नहीं, अभी तक तो नहीं, मगर आगे मजीद कुछ कह नहीं सकते। अभी शायद वो देख रहे हों कि मीडिया इन्वॉल्व है, इसीलिए नहीं दबाव डाल रहे होंगे। मैं बताना चाहता, दबाव तो नहीं डाल रहे, मगर दिल के अंदर डर तो बैठ गया है। एक जो शादी पे जाते हैं उनको दहशतगर्द बना दिया, ये डर तो बैठ गया। बाहर निकलते हैं, इधर जिधर भी जाते हैं, डर दिल के अंदर बहुत ज़्यादा। घर वाले भी बाहर नहीं जाने देते, तो डर बैठा हुआ है सबके दिलों में। अंदाजा कर सकते हैं हम इस बात का। बात आपसे पूछना चाहते हैं, आप काफ़ी लोगों से मिले हैं और सेनेट कमेटी ने भी आपकी बात सुनी है पूरी। आपका कोई ऐसा मुतालबा जो आप अब तक ना कह सके हो बात, वज़ीर आज़म से हो, वज़ीर आला से हो, किसी आला
सीनियर मनसब पर मौजूद किसी शख्सियत से कि आप चाहते हो कि किस तरह से तहकीकात इस मामले पर की जाए? देखिए जी, हमारा मुतालबा तो सिर्फ एक ही है कि हम मज़लूम हैं, हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम इमरान खान साहब भी अपील करते हैं, वज़ीर आला साहब से भी अपील करते हैं, जो भी हैं हम उनसे सबसे अपील करते हैं खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए और बच्चों को भी इंसाफ दिलाया जाए। वो भी कल को ये ना कहें कि हमारे पापा मामा के कातिल का क्या बना, किधर गए, किसी वो भी सवाल उठाएंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे? हम तो जो भी कानूनी इख्तियार है वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ना तो हम दहशतगर्द हैं, ना हम कोई ऐसा काम करेंगे और ना कानूनी जो कानून के मुताबिक होगा हम वही करेंगे। तो बस यही है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हम इंसाफ के और कल वो मैं बरकी रोड वो CTD थाने की गया था, क्योंकि मेरा जो कानूनी और आईनी हक है, जो झूठी FIR हमारे ऊपर कटी हुई थी मेरे भाई और भाभी वगैरह के सारे के ख़िलाफ़ कि वो FIR दे, मेरे वकील ने भेजा था मुझे वो FIR लेकर, टेस्टर FIR लेकर आना ताकि वो हाई कोर्ट में हम चैलेंज कर सके और जो झूठी FIR कटी हुई उसको खारिज किया जाए। तो उन्होंने ना तो FIR दी है ना और खड़ा होने दिया है, कहते दूर दूर चले जाए, 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर। मैंने पूछा कि यार भाई खुदा का वास्ता है, हम इतनी दूर से आए हैं, हमारी बात। ये इस थाने के में मौजूद पुलिस एहलकार थे जिन्होंने आपसे ये सलूक किया और कहा कि आप दूर चले जाए? किसी का नाम आप बता सकते हो? शफकत नाम का एक आदमी था, उसने अंदर से वो बाहर आया है, उसने ये बोला है, ठीक है, पास भी नहीं खड़े होने दिया। तो मैंने कहा यार भाई किसी अफसर से मिला दो, यो देखो मैं बधाई हूँ और मैं और आईनी और कानूनी हक रखता हूँ, तो लिहाजा मुझे वो कहता है नहीं है, वो भी नहीं है। तो मैंने कहा यार वो कब आएंगे, कब वो मिल सके? कहता कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं है, आते हैं नहीं आते कोई पता नहीं, आप इधर से बस चले जाएं। उसका ऐसे वो बिहेवियर कर रहे थे कि जैसे हमें ये फ़ौरन फिलफार ये फायर खोलने लगे हैं। तो हम वहाँ से आ गए, फिर घर आ गए। तो ये तो जलील साहब आपने अपने वकील को ये बात बताई है? जी, मैंने बाद में वकील को बताया है कि ये ऐसा हुआ है, तो वो फिर इंशाल्लाह कोर्ट की तरफ से चलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका जलील साहब, एहतशाम आप दोनों के वक्त का। अभी भी किसी ना किसी तरह से किसी हद तक हिरासत किया जा रहा है खलील के ख़ानदान को। जलील साहब ने जिस तरह से बताया, एक तरफ खलील के वरसा JIT पर अदम इत्मीनान की वजह से हाई कोर्ट गए हैं, अदालती कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त की है। वहीं सानेहा साहिवाल पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने इब्तदाई रिपोर्ट आज सेनेट में पेश कर दी है। रहमान मलिक का कहना है कि तहकीकात के बाद साबित हुआ कि खलील बेगुनाह था, रिपोर्ट में सिर्फ ज़ीशान का मामला रह गया है और हम ठोस शवाहिद का इंतजार कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि CTD रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीशान इंतहा पसंद था और दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस था, लेकिन CTD ये जवाब देने में नाकाम रही है कि ज़ीशान का कोई क्रिमिनल केस मौजूद था या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ज़ीशान दहशतगर्द था तो कमेटी को ठोस शवाहिद फराहम किए जाने चाहिए थे, लेकिन CTD कोई भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही है। पंजाब हुकूमत ने ज़ीशान से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 दिन की मोहलत मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक खलील और इसका खानदान बेगुनाह था, जबकि ज़ीशान और खलील एक दूसरे को 15-20 साल से जानते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानेहा साहिवाल की FIR नामालूम अफराद के खिलाफ नहीं बल्कि मुलव्विस CTD अफसरान के खिलाफ दर्ज की जाए। CTD के अफसरान गिरफ्तार हुए लेकिन उनका नाम FIR में दर्ज नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक CTD बतौर इदारा ऑपरेशन में मुलव्विस नहीं है। अब तक की तहकीकात में यह तो वाज़ेह हो गया है कि मकतूल खलील और इसके अहल खाना दहशतगर्द नहीं थे, लेकिन ज़ीशान क्या दहशतगर्द था या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी तक मिल नहीं सका है। ज़ीशान के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने सेनेट की कमेटी से 30 दिन का वक्त मांग रखा है, जबकि JIT भी तहकीकात कर रही है और मामला सेनेट और अदालत में भी जा चुका है। ये बात बहुत हद तक वाज़ेह और सामने आ रही है कि एक ख़ानदान नाहक जान से मारा गया, एक नौजवान CTD एहलकारों के हाथों बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उनके लवाहकीन को इंसाफ के लिए तगदौ करनी पड़ रही है। लेकिन हुकूमत वक्त पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर और पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के किए गए वादे पूरे करे मकतूलीन के लवाहकीन से। अगर ख्वाब मदीने की रियासत के हैं तो उसकी ताबीर
खौफ, जुल्म और इंसाफ की नहीं होनी चाहिए। इंसाफ वाकई ही होता हुआ नजर आना चाहिए। प्रोग्राम में अभी हम एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का तनाज़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद 3 माह से ज्यादा तक मुल्की सियासत पर छाया रहा और इसे हल हुए अभी 1 माह का अरसा ही हुआ है और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 21 दिसंबर को ही इसकी सरबराही संभाल ली। यानी पार्लियामेंट की इस अहम कमेटी की सरबराही मिले उन्हें 39 दिन हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस अहम कमेटी को सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ से की जा रही है। वजीर रेलवे शेख रशीद, जो एक तरफ शहबाज शरीफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने के मुखालिफ हैं और उनके खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाना चाहते हैं, जिस पर नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ से दरखास्त की है कि शेख रशीद को जवाब देने के लिए उन्हें भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बना दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून सरदार आया ख्वाजा साद रफी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाना चाहती थी और इसके लिए शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात भी की। इस हवाले से जियो न्यूज़ के ज़राए का कहना है कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से मुलाकात में ख्वाजा साद रफी को PAC का रुकन नामजद करने की दरखास्त की, लेकिन स्पीकर ने शहबाज शरीफ के इसरार के बावजूद ख्वाजा साद रफी को PAC का मेंबर नामजद करने से माजरत कर ली है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की दरखास्त का जवाब देते हुए स्पीकर कौमी असेंबली का कहना था कि ख्वाजा साद रफी की नामजदगी सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए नहीं की जा सकती, इस नामजदगी से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ ने शेख रशीद का नाम लिए बगैर कहा कि उन्हें एक वफाकी वजीर को PAC का रुकन बनाने के हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया कि हुकूमती दरखास्त का जायजा ले रहे हैं, अभी फैसला नहीं किया। दिलचस्प बात, खुद शहबाज शरीफ को भी नायब ने आशियाना हाउसिंग केस में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर गिरफ्तार किया हुआ है। वो जुडिशल रिमांड पर है, आप सब जानते हैं, और कौमी असेंबली और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर को उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना पड़ते हैं। अब एक तरफ नून लीग साद रफीक को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनाना चाहती है, तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा है कि वजीर आज़म इमरान खान उन्हें भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भेजना चाहते हैं, लेकिन वो PAC में बदतमीजी करने नहीं, एहतसाब के लिए आ रहे हैं। मेरे पास ये खत मौजूद है कि जो मुझे नईमुल हक ने दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी में अपनी पार्टी के एक रुकन को विड्रॉ करके आपका नाम स्पीकर को भेज दिया है। स्पीकर साहब को मैं मिल आया हूँ, उनसे गुजारिशात कर आया हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर में हर रोज़ मेड इन स्पीच वो करता है। लेकिन एक बात शहबाज शरीफ को कह देना चाहता हूँ, घबराएं नहीं हुजूर, मैं किसी बदतमीज़ी की सोच से नहीं आ रहा। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपकी सलाहियतों से भी बड़ा वाकिफ़ हूँ। ड्रामाबाजी ख़त्म करें, एक छोड़ के जिस मर्जी को ले आएं। हुजूर बैठूंगा भी और बैठने के आदाब भी सिखाऊंगा, और एक तरफ वो होंगे 5 मिनट बाद 15 मिनट बाद इस डेस्क पे मैं आऊँगा। शेख रशीद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनना चाहते हैं, तो नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी PAC का मेंबर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया, और ऐसा उन्होंने मंसूबों की ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए नहीं बल्कि शेख रशीद को जवाब देने के लिए किया है। ये कहता है कि PAC में आके मैं एहतसाब करूंगा। जो PAC है, PAC में एहतसाब नहीं होता। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से चाहता है कि मैं वहाँ पे आके मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बैरस करूंगा। तो मैंने भी दरख्वास्त दी है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये PAC का मेंबर बने तो आप भी मुझे मौका दें। मैं वहाँ पे आपसे वादा करता हूँ कि इसको एक्सपोज करूँगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका बुनियादी काम मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स और वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लेना होता है, इसे हुकूमत और अपोजिशन सियासी अखाड़े के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कौमी असम्बली पहले ही कशीदगी का माहौल वहाँ पर रहता है, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी अगर शेख रशीद और राना सनाउल्लाह आ जाते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होगी। इस मामले पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब से बात करते हैं। खुर्शीद शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप खुद एक फाल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रहे, उस दौरान काफ़ी काम हुआ, फिर चौधरी निसार साहब की शोहरत अच्छी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से। अब आपको लगता है कि किसी न किसी तरह सियासत हो रही है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर, एक बुनियादी मुतालबे के बाद जो शहबाज शरीफ को चेयरमैन बनाने का था, अब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो कुछ कर रही है? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो हमेशा न्यूट्रल ही रही है, और अपोजिशन को उसका रोल दिया गया है। और अपोजिशन में जब ये मसला आया
तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये नहीं देखा गया कि ये अपोजिशन है या गवर्नमेंट है। वो ऑडिट पैराज होती है जिनका ताल्लुक तो पाकिस्तान के अकाउंटिंग से होता है। जो भी सिलसिला चलता है मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो करते हैं, तो इसमें ऑडिट पैराज बनती है और वो भी टोटल ऑडिट जितनी होती है उसका 10%। तो उसमें डिस्कशन होती है और मेरे 5 साल के दौर में कभी भी कोई ऐसी ऑडिट पैराज नहीं थी जिसमें ये नजर आया कि ये गवर्नमेंट है या ये कोई अपोजिशन है। वो ज्वाइंटली पब्लिक अकाउंट कमेटी में आती थी और उनको रिजॉल्व किया जाता था। अभी जरा ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया और इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है, उसकी नाअहली है कि उसने इस ओहदे को पॉलिटिसाइज कर दिया। क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारा मुखालिफ है, ये कैसे आएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, हमारा वो एहतसाब करेगा। पहले तो मैं हुकूमत को उस वक्त ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जनाब ये अदारा कोई सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाला अदारा नहीं है, या इस अदारे के चेयरमैन के पास इतना सुओ मोटो पावर नहीं है, या इस अदारे की PAC में जो मेंबरशिप होती है वो हुकूमत की हमेशा ज्यादा होती है। इन केस बदकिस्मती से कोई ऐसा इशू आ जाए जिसमें वोटिंग करने की जरूरत पड़े तो वो हुकूमत के मेंबर हमेशा ज्यादा होते हैं। तो इसका कोई ताल्लुक शासन से नहीं है। आप फिर मशवरा देंगे क्या हुकूमत को, और क्या सिर्फ हुकूमत को या मुस्लिम लीग नून को भी मशवरा देंगे कि ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले के ऊपर सियासत ना हो कहीं? शहबाज शरीफ साहब से भी कहूंगा कि इसको ज्यादा सियासत से हटा के मेरिट पे ले जाए। अब आज ही उन लोगों ने नाम दिया है, सुना है साद रफीक का, सादिक साहब का नाम काट के, तो इसका मैसेज ये जरूर गया है। मैं इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार हूँ कि साद रफीक बहुत कॉम्पिटेंट बंदे, इनका पहले नाम आना चाहिए था, इसका नाम देने में कोई मसला नहीं था, मगर अब उसका नाम हटा के अगर दिया जा रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि कौम ये समझती है कि ये शायद उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर की वजह से ये बात नाम दिया जा रहा है कि वो असेंबली में जो उनका प्रॉब्लम है, जो केसेज है, जो केसेज बनाए गए हैं, प्रोटेक्साइज किया गया उस सिस्टम को, तो उससे नजर ये आता है। मगर ये भी हर जमात का जनरली प्रोगेटिव होता है कि वो किसी का नाम वापस ले या दे। ये गवर्नमेंट का भी है, जैसे गवर्नमेंट ने एक सुना है नाम उन लोगों ने किसी का दिया है, मुझे पता नहीं है फाइनली। खुर्शीद शाह साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पहले एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि ऑपोजिशन से ही होना चाहिए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और शहबाज शरीफ के नाम पर उस वक्त आपने मौक़िफ़ अपनाया, तो अब कोई किरदार अदा करेगी क्या पीपल्स पार्टी? बाकी आपके मेंबर्स भी हैं, नवीद कमर साहब और दीगर लोग, राजा परवेज अशर साहब हैं, कि वो इस माहौल को बेहतर कर सकें और इसमें एक कशीदगी ना पैदा हो? क्यों नहीं कर सकते? हमारी तो पहले दिन से ये कोशिश रही है। असेंबली होने से पहले ही जब वोट नहीं हुआ था तब भी पीपल्स पार्टी ने अपना एक रोल अदा किया। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये हमें ऑफर्स भी डायरेक्ट वे में आ गई कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप ले लें। तो हमने कहा नहीं जी, ये हमारा राइट नहीं बनता, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमें पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का पता है, हमें नहीं चाहिए, ये राइट है, ये डिसीजन है। हमारे पहले COD की लीडर ऑफ अपोजिशन होता है तो आप उनको बनाए। तो आपने अभी भी मैं कह सकता हूँ इंशाल्लाह इसको पूरी कोशिश करेंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पॉलिटिसाइज न हो। इसमें हुकूमत को, स्पीकर को भी रोल अदा करना चाहिए, हमें भी रोल अदा करना चाहिए, और हमारे सीनियर मोस्ट लोग नवीद कमर है, राजा परवेज अशरफ है, तो दोनों भी उस कमेटी में है, वो भी अपना अच्छा रोल अदा करेंगे। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये बेहतर तरीके से आगे बढ़े, वरना ये कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद शाह साहब। हम आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बदलते हुए माहौल की। कोर्ट रूम नंबर 1 से रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी और वकला क्या कह रहे हैं, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क में तब्दीली का जिक्र होता रहता है, लेकिन सालों गुजर जाते हैं, तब्दीली आती नहीं। एक इदारा ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही तब्दीली की इब्तिदा हो गई है, जिसे हर लिहाज से अहम पेशरफ समझा जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा को ओहदा संभाले सिर्फ 14 दिन हुए हैं और इस मुख्तसर मुद्दत में ही सुप्रीम कोर्ट के माहौल में वाज़ेह तब्दीलियां नजर आने लगी हैं।
इस वक्त अदालत उज़्मा में ना सियासतदानों के खिलाफ सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं और ना ही जजेस और वकला के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला देखने में आ रहा है। 14 दिन गुजरने के बावजूद अब तक चीफ जस्टिस ने अपनी सरगर्मियों से मुतालिक एक प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। अब अदालत उज़्मा में सियासी मामला पर बात कम हो रही है और केसेस पर तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का तकरीबन 2 साल का दौर 17 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ। 18 जनवरी को जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया और 14 दिन के अंदर ही अदालत की समत और तरजीहात बदलते हुई नजर आ रही है। इस हवाले से आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हसनात मलिक की खबर भी शाया। अब सुप्रीम कोर्ट बाज़ मामलात में अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बरक्स अब तक कोई मफाद आमा का मामला नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अब तक कोई आनी दरखास्त मंजूर नहीं की। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल ने दरखास्तों की मंजूरी से मुतालिक अपनी पॉलिसी भी बदल ली है और ह्यूमन राइट्स सेल के बाज़ स्टाफ मेंबर्स की पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सेक्शंस में कर दी गई है। अब तक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक भी सो मोटो नोटिस नहीं लिया, जबकि कानूनी माहिरीन भी चीफ जस्टिस के इस इक़दाम को सराह रहे हैं और उनका मौक़िफ़ है कि जब मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हों तो सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं। खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में शामिल करने से भी इज्तनाब कर रहे हैं। खबर में मज़ीद कहा गया है कि मौजूदा वक्त में अदालती माहौल बदल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में सख्त जुमलों का तबादला देखने में नहीं आता। वो जजेस जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में साइड लाइन कर दिए गए थे, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के आते ही वो जजेस हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत करने वाले बेंचेस में शामिल हो गए हैं। उन जजेस में जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल हैं जो आसिया बीवी की रिहाई के खिलाफ नज़रसानी अपील सुनने वाले बेंच का भी हिस्सा थे। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस के साथ खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा रहे हैं। अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह वो 2 सीनियर जजेस हैं जिनका साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में वाज़ेह इख्तिलाफ सामने आया था। बेंच की दोबारा तश्कील से मुतालिक दोनों जजेस ने साबिक चीफ जस्टिस के फैसले से न सिर्फ इख्तिलाफ किया बल्कि उनके फैसले को इदारे की सालमियत को मजरूह करने के मुतरादिफ करार दिया। अब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हल्फ उठाते ही दोनों सीनियर जजेस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं। खबर के मुताबिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फोकस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब से हल्फ उठाया है इस वक्त से वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मौजूद खामियों की निशानदही भी कर रहे हैं। झूठी गवाही से मुतालिक चीफ जस्टिस ने आसिया बीबी की नज़रसानी अपील में रिमार्क्स दिए कि सजाए मौत के केसेस में एक झूठे गवाह को ट्रायल के बाद उम्र भर की कैद भी हो सकती है। साथ ही चीफ जस्टिस ने जोर दिया कि आसिया बीबी के केस में लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों ने गवाहों के बयानात में तज़ादात को नज़रअंदाज किया। अब यह अहम मामला है। चीफ जस्टिस ने जब हल्फ उठाया था तो उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि मियां साकिब निसार ने एक दफ़ा अवामी सतह पर यह बात कही थी कि उनकी ज़िंदगी के सिर्फ 2 अज़ाइम हैं, एक डैम्स की तामीर और दूसरी कर्जों की वापसी। में जाली गवाहों और शहादतों के खिलाफ एक डैम बनाना चाहता हूँ, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का कर्ज वापस करना चाहता हूँ, ये कहा अब के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने। अब देखना होगा कि जो तब्दीलियाँ इस वक्त नज़र आ रही हैं वो मुस्तकबिल में भी रहेंगी या नहीं। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों को करीब से देखने वाले, वहाँ से रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हसनात मलिक से। हसनात, हमने आपकी खबर देखी, ज़रा आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ मौजूद रहते हैं, दीगर सहाफ़ियों के साथ रिपोर्ट करते हैं केसेस पर, पहले के माहौल में और अब के माहौल में बुनियादी फ़र्क क्या सामने आया? जी शुक्रिया। बेसिकली जुनेद साहब, जब पहले मियां साकिब निसार साहब का दौर था उसमें ज़्यादा फोकस जो था वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में था और उसमें यही शिकायत आती थी कि वो अपने जो जुरिडिक्शन है वो एक्सीड करके एग्जेक्टिव के मामलात को टेकअप कर रहे हैं और उसमें वो जो है उसको बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अपना जो सिस्टम है अदलिया का उसको बेहतर नहीं कर रहे। तो ये उन पर इल्ज़ाम लगता था कि जी वो और इसी तरह पोलिटिकल मैटर्स को जो है वो उसकी एडजुडिकेशन हो रही है जिसकी वजह से सियासी जो पार्टियां थी उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा जो बहुत सारा जो एक पब्लिक परसेप्शन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई मुख्तलिफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब डिजोरो इतनी पावर हो गई है कि वो एग्जेक्टिव के मामलात भी कर रही है और जो आपकी सिविल सुप्रीमेसी है वो अंडरमाइन हो रही है। लेकिन हमने अब देखा है कि 2 हफ्ते में जिस तरह नज़र आ रहा था कि उनकी जो पहली स्पीच थी जस्टिस खोसा साहब की, उससे लग रहा था कि उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर करना है। तो उनका जो हमने देखा है 12 दिनों में, तो वो उनका सारा फोकस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कि जी इसको कैसे बेहतर किया जाए। वो अमूमन गाए बगाए जब हेयरिंग होती है, एक तो ये है कि जो केसेस लगते हैं वही उनको डिसाइड करके जाते हैं। ये नहीं होता कि ज़ेर इल्तिवा हो कि जी को वकील जो है वो दरख्वास्त दे कि जी केस को ज़ेर इल्तिवा कर दें, वो नहीं हो
हो रहा, यही हो रहा है कि जो केस फिक्स होता है वो डिसाइड होके जाता है। फिर उसके साथ ये है कि जब वो केस क्रिमिनल अपील टेकअप होती हैं तो उसमें ये होता है कि जो फ्लाज हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिस तरह 3 कंपोनेंट हैं, अदलिया है, पुलिस है और ये प्रोसिक्यूशन है, उन फ्लाज को जो है वो हाईलाइट और किया जाता है और अपने आर्डर में भी कहा जाता है, लिखा जाता है कि जी ये चीज़ अब हाई कोर्ट ने ये मिस रीडिंग की, नॉन रीडिंग की, एविडेंस की, इस तरह यानी वो अपनी जो अदलिया में कमजोरियाँ हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कैसे बेहतर करना है वो हो रहा है। फिर यह है कि जो झूठी गवाहियों के हवाले से जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका एक नुक्ता नजर है कि ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे कोर्ट रूम के माहौल में बदलाव, एक सहाफी के तौर पर आपने मुशाहिदा किया, आप रिपोर्ट करते हैं, वकला जो केसेस में पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक हैं, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी जुनैद साहब, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त तकरीबन यूनैनिमस हैं वकला इस मामले में कि जो प्रॉपर हेयरिंग है वो दी जा रही है, क्योंकि साकिब निसार साहब के दौर में ये शिकायत होती थी कि जी प्रॉपर हेयरिंग नहीं दी जाती। दूसरा ये है कि जी तलख जुमलों का तबादला होता था वकला, सीनियर वकला और चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इस किस्म के वाक़यात आते थे। लेकिन अब जो हमने देखा है वो ये है कि प्रॉपर हेयरिंग होती है, किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी का ये कोई ऐसा वाक़या नहीं आया और इसके भी चांसेस बहुत कम हैं और पूरी यानी वकला को वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए पूरा जो है टाइम दिया जाता है और केसेस वही लगाए जाते हैं जो डिसाइड हों, ज़्यादा लंबी कॉल लिस्ट भी नहीं होती और वो तो इस तरह जिस तरह मतलब ये हो रहा है कि जो सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, न कि इस तरह हो कि जी कस्मेटिक चीज़ें करके ताकि वो एडहाक बेस पे हो जाएं। अब जो फोकस हो रहा है कि किस तरह जो अपना अदलिया का निज़ाम है उसको किस तरह बेहतर करना है और जो ट्रेंड है अदलिया का वो उस जो साबिक ट्रेंड उसको ख़त्म करके ये करना है कि ताकि लोगों का एतमाद आए अदलिया पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये हो कि मामला, हमने ये भी देखा है कि जिन वकला के खिलाफ भी फैसला हो रहा है तो वो भी मुतमईन है कि हमें प्रॉपर हियरिंग दी जाती है। और हसनात का मामला है जिसका जिक्र आपने भी किया है, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह वो अहम बेंचेस का हिस्सा नहीं होते थे, अब उनको बेंचेस का हिस्सा बनाया गया है। वहाँ मौजूद होते हुए आपने क्या देखा माहौल बेंच का और मौजूद जजेस का? जी बिल्कुल जुनैद साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन पे ये भी एक इल्ज़ाम उनके मुखालफिन और नाकिद लगाते थे कि जो बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही और मखसूस जो जजेस हैं उनको हाई प्रोफाइल केसेस में बिठाया जाता है और बहुत से जजेस को साइड लाइन कर दिया जाता है। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज पहले जिनको नहीं बिठाया गया अब उनको हाई प्रोफाइल केसेस में, जिस तरह देखा कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ बैठे हैं, केसेस की समाअत कर रहे हैं। खतीजा का केस जो था उसमें मंसूर अली शाह बैठे थे। इसी तरह देखा कि आसिया बीबी का यानी जो रिव्यू पिटीशन थी उसमें जस्टिस काजी फायजी साहब को बिठाया और वो उन्होंने केस की समाअत की। और इसी तरह देखा जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है और मेरा ख्याल है उस हवाले से भी आगे जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस तरह इसका तयन, पैरामीटर्स 184(3) के हवाले से जिस तरह जस्टिस खोसा ने अपनी स्पीच में हवाला दिया था, इन सारी चीज़ों का जो है वो देखा जाएगा फुल कोर्ट मीटिंग में। तो अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस किस्म की जो बातें थी जजेस और वो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान के हवाले से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि जो इस तरह के बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रॉपर प्रोविंसेस वाइज ये नहीं हो रहा कि एक ही सूबे के जजेस जो हैं वो हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे हैं। अब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ सूबों के जजेस को जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस में बिठाया जाएगा और बिठाया जा रहा है। तो ये चीजें जो है। बहुत शुक्रिया आपका हसनात मलिक। मुल्क में तब्दीली आई है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में माहौल में और तर्ज अमल में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। जाली अकाउंट्स केस की बात करें तो उसमें ECL में डाले गए नामों पर नजरसानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को 1 महीना हो चुका है, मगर अब तक हुकूमत 170 नामों का जायजा ले रही है कि ये नाम ECL से निकाले जाएं या नहीं निकाले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम तो ECL से निकाल दिए गए, मगर अब तक कोई और नाम निकाला नहीं गया। हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात करने वाली JIT रिपोर्ट के कहने पर 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए थे। फिर 31 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को इस फहरिस्त पर नजरसानी का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने मामला नजरसानी कमेटी को भेज दिया। इसके बाद जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बाद हुकूमत ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाल दिया। आज भी विफाकी काबीना के इजलास में इन 170 नामों पर गौर किया गया। काबीना इजलास के बाद
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह ऐलान किया कि हुकूमत ने 32 नाम नज़रसानी कमेटी को भेज दिए हैं। ये भी कहा कि इनमें आसिफ जरदारी का नाम शामिल नहीं। जो 172 लोगों की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मामला था, उसमें अब्दुल मोमन दाढ़ी साहब जो है उनका इंतकाल हो गया है 10/12/2018 को, लिहाजा वो उनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो निकलना है। इसके साथ 32 केसेस जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, उनको रेफ़र किया गया है रिव्यू कमेटी को कि उनका डिटरमिन करें कि क्या रोल है और उसके मुताबिक फिर वो आगे जो है उनका मामला चलेगा। नहीं वो नहीं है, जरदारी साहब का नाम नहीं है। अब नज़रसानी कमेटी 32 नामों का जायजा लेगी, फिर ये मामला एक बार वफाकी काबीना के पास आएगा। काबीना अजलास के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 18वीं आईनी तरमीम में कुछ तरमीम अच्छी हैं और कुछ तरमीम ठीक नहीं, उन पर बात करनी चाहिए। मगर जब बात करप्शन की जाती है, पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम याद आ जाती है। मैंने पहले भी 18वीं तरमीम के ऊपर हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। 18वीं तरमीम 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। अब कई अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, मसलन जिसमें सूबे एम्पावर हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरमीम है। बाज़ तरमीम है जिनसे बड़ा नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को डिवॉल्व कर दिया, आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग से ही बाहर निकल गई हैं। हॉस्पिटल्स जो आपने रैशनलाइजेशन थी ड्रग पॉलिसी की, वो आपकी तबाह बर्बाद हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर निगोशिएशंस करनी चाहिए। मुराद अली शाह साहब को कहें कि आपने जो है वो पिछले 10 सालों में इतने पैसे खाए हैं, वो कहते हैं हमने 18वीं तरमीम नहीं बदलने देनी। जरदारी साहब को कहें जनाब आपने कोई 70,000 करोड़ रुपया आप खा गए हैं, पैसे आपके सिंध में जा रहे थे, निकल लंदन अमेरिका में रहे हैं, वो कहते हैं 18वीं तरमीम हमने नहीं बदलने देनी। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत वाज़ेह कर चुकी है कि अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो वो सड़कों पर निकलेगी। और पीपल्स पार्टी ये भी दावा करती है कि आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ कार्रवाई की वजह 18वीं आईनी तरमीम है। देखिए आगे चलकर क्या हुकूमत फैसला करती है, लेकिन इस वक्त हमारे पास आपको दिखाने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक बयान है, एक मौक़िफ़ है उनका मुख्तसर सा, जो बात चल रही है पिछले कई दिन से। प्रोग्राम में भी हमने बात की, कल भी आज भी, कि सानेहा साहिवाल के मुतासरीन क्या मुतालबा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस मुल्क के ऐवान बाला की कमेटी ये कहती है कि इस बारे में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन उस्मान बुज़दार ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं। उसमें दोबारा रिव्यू करेंगे। और सर जो 5 लोग हैं वो तो चलान हो चुके हैं ऑलरेडी, और 2 जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है, सस्पेंड भी है। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं पूरी चेन हमने सस्पेंड की है, कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, अभी एडिशनल होम सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर पार्लियामेंट, उन्होंने भी बात की है जनाब के हम इस तरह करेंगे शान के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये बताएं कि अब वो जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है, उस पर आपका क्या है? उसमें मसला ये है, जब हमारा काम चल रहा है ठीक चल रहा है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट कब तक आएगी सर? आखिरी सवाल ये, रिपोर्ट कब तक आएगी? उसका मैंडेट तो 30 डेज का, लेकिन वो अब उसको हम देखेंगे ना, रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में हम मीटिंग करेंगे दोबारा इसकी। 2 करोड़ का आपने अनाउंसमेंट जी बिल्कुल वो उनको देंगे, डेफिनेटली देंगे, हमने कोई मजाक तो नहीं किया। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो सवाल ये उठ सकता है कि आखिर क्यों बनाना नहीं चाहती? क्या किसी को बचाना तो नहीं चाह रही? इस पर आखिरकार सवालात उठ सकते हैं लवाहकीन की जानिब से भी और दीगर लोगों की जानिब से भी। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए, आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।